हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड स्टेट क्या होती है, यानी कि द्रव अवस्था क्या होती है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वीडियोस चाहिए हो, एमसीक्यू टेस्ट चाहिए हो, मॉडल पेपर चाहिए हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि द्रव अवस्था क्या होती है, लिक्विड जो स्टेट होती है वो क्या होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। दो चीजें हैं, एक तो क्या है उसका आकार, एक तो क्या है उसका आकार, और एक क्या है उसका आयतन। अब उसका आकार जो है वो तो क्या होता है अनिश्चित, लेकिन उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा। जैसे पानी को लीजिए आप, पानी यानी कि जल, ठीक है। 1 लीटर जल लिया आपने, 1 लीटर का मतलब उसका आयतन निश्चित हो गया, आप उसको माप सकते हैं कि 1 लीटर हो गया। लेकिन अगर आप उसको गिलास में डालेंगे तो उसका आकार जो है वो गिलास का रूप ले लेगा। आप उसको जग में डालेंगे तो उसका जो आकार है वो जग की तरह बन जाएगा। उसको बाल्टी में डालेंगे तो उसका जो आकार है वो बाल्टी की तरह बन जाएगा। आप बोल नहीं सकते कि पानी का आकार कैसा है। इसलिए हम बोलते हैं कि पानी यानी कि जो लिक्विड यानी कि जो द्रव जो है उसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। आप जिस भी बर्तन के अंदर उसको डालेंगे वो उसके आकार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित है। आप उसको तोल सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन उसका आयतन निश्चित है, पदार्थ की ऐसी अवस्था को ही द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे गुरुजी उदाहरण बताओ। वो मैंने बता ही दिया, पानी जिसको हम जल बोलते हैं, दूध, जल, तेल, घी, जूस इत्यादि। ये जो जितने भी यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं उनके अंदर मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना, कि जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो उसका आयतन तो निश्चित हो गया, उसको तोला जा सकता है कि भाई 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, लेकिन उनका आकार नहीं बता सकते आप। अगर तेल जो है किसी बोतल के अंदर डला हुआ है तो बोतल की तरह दिखेगा, अच्छा इसका आकार बोतल की तरह है। लेकिन अगर उसी तेल को आप बाल्टी के अंदर डाल देंगे तो आपको उसका आकार कुछ अलग दिख जाएगा। तो उसका इसका मतलब क्या हो गया, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा है आपकी किताब के अंदर, वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले निम्न वस्तुओं को एकत्र करें। कौन कौन सी वस्तुओं को इकट्ठा करना है वो देख लीजिए। दूध, घी, पानी, फल की जूस, तेल, चाय, इन चीजों को इकट्ठा कीजिए। भिन्न भिन्न आकार के बर्तन लेंगे तथा 50 ml नापकर इन पर निशान लगा देंगे। अलग अलग आकार के बर्तन लेंगे और इन पर भाई 50 ml कितनी जगह के अंदर आ जाएगा वो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर किसी एक द्रव का 50 ml लेंगे, जैसे घी का ले लिया 50 ml द्रव लेकर इन विभिन्न बर्तनों में 50 ml की मात्रा को भरेंगे। वहीं द्रव की कुछ मात्रा फर्श पर फैला देंगे। थोड़ा सा जो वहां पे हमने जो लिक्विड लिया, जैसे घी लिया, पानी लिया, तो पहले तो उस बर्तन के अंदर डाल देंगे थोड़ा सा, तो जैसे 50 ml उसके अंदर डाल दिया बर्तन के अंदर, और थोड़ा बहुत फर्श के अंदर फैला देंगे, फर्श पे डाल देंगे, ऐसे उड़ेल देंगे। अवलोकन कीजिए कि क्या प्रत्येक बार द्रव का आयतन व आकार समान रहता है? नहीं रहता है। हमने अभी बताया आपको आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन उसका जो आकार है वो हमेशा निश्चित नहीं रहता है। आप जब उसको फर्श पे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा चारों तरफ। तो आप उसका आकार बताइए कौन सा आकार है। उसी को समेट कर एक जग में डाल देंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। तो आकार निश्चित नहीं है, वहां पर सिर्फ आयतन निश्चित है।
जब द्रव को एक मर्तबान, मर्तबान मतलब कांच का एक डिब्बा जिसमें अचार वगैरह रखते हैं ना, वो से दूसरे मर्तबान में उड़ेलते हैं तो क्या यह आसानी से बहता है? बिल्कुल बहता है। पानी जो है, द्रव जो है, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? द्रव के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने का गुण पाया जाता है। और एक निष्कर्ष क्या निकाल दिए? इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अवलोकन करने पर हमारे को क्या रिजल्ट मिलते हैं वो देख लेते हैं। अवलोकन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि इनका निश्चित आकार नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे फर्श पे डाल देंगे पानी को तो फर्श पर पूरा फैल जाएगा, अगर उसका आकार निश्चित होता है। जैसे इस मार्कर को अगर आप फर्श पे डाल देंगे तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये द्रव अवस्था के अंदर नहीं है, ठोस अवस्था के अंदर है। अगर यही द्रव अवस्था के अंदर होता तो मैं क्या करता, जैसे इसके अंदर शाही भरी हुई है, अभी तो उसका आकार पेन की तरह है, लेकिन अगर उसको मैं पूरा निकाल देता तो वो चारों तरफ फैल जाता, उसका आकार बदल जाता। तो द्रव के अंदर उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। इसे जिस आकार में डाल देते हैं उसी में डल जाता है, जिस आकार में डालेंगे ना उसी आकार में ढल जाएगा। किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित है, जैसे जग में 1 लीटर पानी है, ठीक है, उस जग में उसका आकार जो है जग के समान है। उस 1 लीटर पानी को आप बोतल में डाल दो तो वो रहेगा तो 1 लीटर ही, लेकिन उसका आकार जो है वो बोतल के समान बन जाएगा। तो आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है, वो चेंज होता रहता है। इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये तरल होते हैं। जो द्रव अवस्था के अंदर होते हैं उन्हीं को तरल बोलते हैं। तरल क्या होता है? जो आसानी से बह जाता है, तरल होते हैं, तथा ये दृढ़ नहीं होते हैं। दृढ़ नहीं होने का मतलब ये ठोस की तरह नहीं होते हैं, यानी कि जैसे जो ठोस होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं बहते हैं, इनफैक्ट बहते ही नहीं हैं। लेकिन द्रव जो है वो बह जाते हैं, यानी कि वो तरल है और दृढ़ नहीं है। ऊपर किए गए क्रियाकलाप में हमने देखा कि ठोस व द्रव पदार्थों का मिश्रण द्रव में हो सकता है। हमारे वातावरण की गैसें भी विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जंतुओं पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो है वो पानी के अंदर यानी कि द्रव के अंदर घुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जैसे जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। स्पेस पाया जाता है, जैसे समझा देते हैं आपको। जैसे जो द्रव है, जैसे मान लेते हैं द्रव के कण हैं ये, इस प्रकार से द्रव के कण, ये क्या है? ये है पूरे द्रव के कण। अब क्या, जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कण आया, यहां पर उसको स्पेस मिला, यहां पर चला गया, ये यहां पर जहां पर भी इसको स्पेस मिलेगा ना वहां पर मिल जाएगा। ये क्या है? ये है ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं गैस के कण। यही कारण होता है कि जो पानी होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। पानी जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तभी तो जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करते हैं? जो पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो उसी में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर जो हवा है वो चली जाती है। उसके अंदर स्पेस होने की वजह से वो जो हवा के कण हैं वो यहाँ पर समा जाते हैं, और यही कारण होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन के कण विद्यमान रहते हैं। हम सभी व जीव जंतु जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तभी तो उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो खाना बचाने के लिए या फिर सांस लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो वो कहां से ला रहे हैं? वो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी में से ले रहे हैं। अगर जैसे मान लो कि पानी दूषित हो जाता है, दूषित होने से क्या हो गया, ये भी चीज समझ लो आप। जैसे पानी दूषित हो गया, अब दूषित होने से मतलब उसके अंदर जैसे मिट्टी के कण मिल गए। अब मिट्टी के कण मिल गए तो वो कहां पर जाएंगे? इसके अंदर जो बीच में स्पेस है
वहां पर क्या हो गया, यहाँ पे मिट्टी के कण चले गए या फिर किसी और पदार्थ के कण चले गए, तो अब जो ऑक्सीजन है वो कहां पर आएगी, इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं घुल पाती है पानी के अंदर। और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी तो उसके अंदर जो जीव जंतु है वो सांस कैसे लेंगे, और इसकी वजह से जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुनते हैं ना कि प्रदूषित जल के कारण जीव जंतुओं की मृत्यु हो गई, कैसे, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर घुल नहीं पाती है, क्योंकि जो स्पेस था बीच के अंदर उसके अंदर कुछ और कण हैं जो जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो रसायन होते हैं वो घुल जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन को घुलने के लिए जगह नहीं मिलती। या फिर ये जो स्पेस है इसके अंदर ये रसायन भी घुल गए और ऑक्सीजन भी घुल गई। अब जब वो सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ ऑक्सीजन भी जा रही है और जो रसायन है, जो केमिकल है, जो उनकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे वो भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी के जीव जंतु हैं उनकी मौत हो जाती है प्रदूषित जल के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते, अर्थात हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस व द्रव गैस तीनों का विसरण होता है, किंतु ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण दर तेजी से होता है। द्रव के अंदर जो विसरण है, विसरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना, वो तेजी से होता है, क्योंकि द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो द्रव होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, और ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र है गति करने के लिए तो आसानी से बह जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा। इसमें हमने अभी देखा कि जो गैसीय अवस्था होती है वो क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि द्रव अवस्था जो होती है वो क्या होती है। द्रव अवस्था के अंदर आयतन जो है वो तो निश्चित रहता है, लेकिन उनका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहता है। आप जिस भी बर्तन के अंदर उसको डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। फिर दूसरी बात हमने की कि जो द्रव जो होते हैं उनके अंदर विसरण का गुण पाया जाता है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह सकते हैं। तीसरी हमने बात की जो द्रव होते हैं उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो गैसें होती हैं वो घुल जाती हैं। यही कारण होता है कि जैसे समुद्र में जो जीव रहते हैं वो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वो द्रव के अंदर जो घुली हुई गैस है, ऑक्सीजन जो है, उसी का यूज करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।